हेलो क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिए, उसको नहीं देखा होगा तो फटाफट से उसको देख लो और कंटिन्यू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। तो कौन से मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस है वो हम कवर करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कभी भी आप कहीं पे भी पैसा लगाते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ होना चाहिए कि मैं यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो कितना इसका रिस्क है, कितने रिटर्न्स आएंगे, क्या कॉस्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये सारी चीजों का जो एनालिसिस है वो आपको आना चाहिए और वही हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिखाता है। ठीक है, क्या लिखा है? चूजिंग वेयर टू इन्वेस्ट मनी टू अर्न दैट बेस्ट रिटर्न। ठीक है, तो आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए, इसलिए आप डिसाइड करते हो एनालाइज करके कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कितनी रिस्क लेनी है। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, कौन सिखाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें ये हेल्प करता है राइट डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिकली जो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है उसको लॉन्ग टर्म कहेंगे, जो कम ड्यूरेशन के लिए होता है उसको शॉर्ट टर्म कहेंगे। लॉन्ग टर्म के एग्जांपल्स क्या है देखते हैं। कैपिटल बजटिंग, एग्जाम्पल बाइंग द न्यू मशीन और सेटिंग अप अ ब्रांच। तो जैसे अगर आप कोई नई मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आपका कोई इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे मशीनरीज की जरूरत पड़ती है रेगुलर एक्टिविटीज के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी मशीनरीज है हमारे पास, लेकिन अगर आपको लगता है कि और एक मशीन की जरूरत है तो आप कोई पर्टिकुलर मशीन में इन्वेस्ट करते हो। तो आप जब उसको खरीद रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करना कहेंगे। ठीक है, और आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न है, उसका जो आउटपुट है काफी बेहतरीन अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए आपने कोई मशीन खरीदी और वो 2 महीने के बाद ही बंद पड़ने लग गई, या बार बार मेंटेनेंस मांगने लग गई, या फिर ज्यादा मेंटेनेंस मांग रही है जितना एक्सपेक्टेड था वाइल परचेसिंग। तो वो दिक्कतें अगर आ रही है तो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो गलत हो गया, कहीं ना कहीं रॉन्ग हमने एक प्रोडक्शन कर लिया, रॉन्ग हमने कहीं पे एनालिसिस कर लिया कि हमने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट उठा लिया। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी रिटर्न आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा बेस्ट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनरी की अगर बात करेंगे, क्योंकि मशीनरी जो होती है वो 2 महीने के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 4 महीनों के लिए ऐसे नहीं होती, वो सालों के लिए होती है। आप कोई मशीन खरीदते हो, आप 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे स्पेंड करते हो मशीन पे। मैं छोटे मोटे टूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े मशीनरीज की बात कर रही हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होते हैं, बिजनेसेस में होते हैं। तो उस मशीन्स को खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा पैसा लगाते हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगी। और दूसरा कौन सा है? सेटिंग अप अ ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बिजनेस है जो ऑलरेडी बहुत सारे सिटीज में है, फ्लरिश्ड है, समझो 10 सिटीज में है, हम और एक्सपांड कर रहे हैं और हम 2 सिटीज में ला रहे हैं, नया ब्रांच निकाल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत सारा स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपरली एनालाइज करके ही स्पेंड करोगे कि ओके यहाँ पे मैं ब्रांच निकाल रहा हूँ तो वो लोकेशन सही है क्या, है ना, लोकेशन ऐसी है क्या जहाँ पे ज्यादा कस्टमर्स में अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको ये सारा डिसीजन, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो लैंड परचेस कर रहे हो या बिल्डिंग परचेस कर रहे हो, वो ऑफिस परचेस कर रहे हो, तो वो परचेस करोगे मतलब वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे, तो उसका जो रिटर्न है वो आपको मैक्सिमम आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। इसलिए वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूज करना, एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म में क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एग्जाम्पल मैनेजिंग कैश, स्टॉक और रिसीवेबल। तो उसका उल्टा कि जो हम डे टू डे ऑपरेशन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें जो भी चीजें हम करते हैं, जिसमें जो खर्चा हमें आता है, उसके लिए जो आप डिसीजन लेते हो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म डिसीजन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेगुलर बेसिस पे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, डेली परचेस करते हो या फिर वीकली परचेस करते हो। ठीक है, तो डेली एक्टिविटीज में आप जैसे आपका कैश फ्लो है, ठीक है, तो कैश फ्लो में आप नोट डाउन करते रहते हो कि आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने वो खरीदा। लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल आपको जरूरत है समझो 15 यूनिट की, ठीक है, और आपने 20 यूनिट खरीद लिए। ठीक है, मतलब आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपरली एनालाइज करके डिसाइड करके चीजों, क्योंकि आप उसमें पैसा डाल रहे हो, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है तो आपके लॉसेस होंगे और वो लॉसेस फिर आपको बियर करने पड़ेंगे, फिर वो दिक्कतें क्रिएट होंगी। ठीक है, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
फिर है फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को? सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। देखो हमेशा हम कैश फ्लो मेंटेन करते हैं, जैसे बाकी के भी हमारे फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हम क्रिएट करते हैं उसमें बैलेंस शीट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, वैसे हम कैश फ्लो भी मेंटेन करते हैं। तो जब हम कैश फ्लो मेंटेन करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके ये हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शन, कैश फ्लो इज बेसिकली आपकी जो कैश के जो क्या बोलते हैं आउटवर्ड्स जो जाती है और इनवर्ड्स, मतलब पैसा जो जाता है और पैसा जो आता है उसका जो मोमेंट होता है, ठीक है, उसको हम सब नोट डाउन करते हैं। किसी से आपने कुछ खरीद लिया कैश में, कैश की बातें हो रही है तो आप उसको नोट करोगे, एंट्री करोगे। किसी को आपने बेचा कुछ तो उसकी आप एंट्री करोगे। ऐसे बहुत सारी एंट्रीज होती है कैश के रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और उसमें से कोई एंट्री एरर है या कुछ आपने उल्टा पुल्टा लिखा है या कुछ आपने लिखा ही नहीं है, तो ऐसे होने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो एंडिंग में जाके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो अगर नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलतियां होंगी या कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है, तो वहां पे आपको इफेक्ट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर है रेट ऑफ रिटर्न, काफी इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट, मेजर टॉपिक जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न के लिए। कोई भी ऐसा इन्वेस्ट करके ऐसा होता नहीं है, बैठता नहीं कि अरे हाँ ठीक है चलो मेरे पास बहुत पैसा था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया अभी जो होगा सो होगा, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। बहुत जो अमीर इंसान है जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन कमा रहा है वो भी ऐसा कभी नहीं सोचता, वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि इन्वेस्ट कर दिया मेरा काम खत्म। जब हम इन्वेस्ट करते हैं हम रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मुझे मैक्सिमम रिटर्न आने चाहिए इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैक्सिमम रिटर्न आना, अगर वहां पे नहीं आ रहा है रिटर्न, ठीक है, आपने कुछ गलती कर दी तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट करने लग जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कॉस्ट, रिस्क एक्सेट्रा। तो जब हम रिटर्न की बात करते हैं कि मैं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करूंगी जहां पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न आएंगे, ज्यादा रिटर्न आएंगे, तो ऐसे ही रैंडमली तो सभी जन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या यहाँ पे चीजें हैं, कॉस्ट और रिस्क। फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज है, कंपनी ए कंपनी बी, ठीक है, कंपनी ए मुझे 12% रिटर्न देती है और कंपनी बी मुझे 10% रिटर्न देती है, तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो कंपनी मुझे ऑफर कर रही है उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी, ठीक है, रिस्क भी है, शायद से लॉस में जा सकते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है काफी, ठीक है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है इसलिए रिटर्न ज्यादा है। आप कभी भी याद रखना, जब भी कोई भी कंपनी कोई भी बैंक अगर आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब है वहां पे रिस्क भी ज्यादा है और शायद कॉस्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को भी हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी ही आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, इफ प्रोजेक्ट ए गिव्स 10% रिटर्न्स एंड प्रोजेक्ट बी गिव्स 12%, चूज बी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया है, बस रिटर्न्स के बेसिस पे दिया है, लेकिन हमें हमेशा कॉस्ट और रिस्क को भी ध्यान रख के एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको सेफ सेफ खेलना है तो यू कैन गो फॉर 10%, लेकिन इफ यू आर ओके बाय टेकिंग रिस्क, ठीक है, तो आप यू कैन गो फॉर 12%, ठीक है। तो डिपेंड्स। देन है फाइनेंशियल डिसीजन, डिसाइडिंग हाउ टू रेज फंड्स फ्रॉम ओनर्स फंड्स, इक्विटी और बोरोड फंड्स, डेट, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं, देखो जब हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तब दो चीजें आती है, एक तो शेयर्स और एक डिबेंचर्स, ठीक है। शेयर्स एक पार्ट ऑफ कंपनी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100% है कंपनी का तो 1% आपने खरीद लिया कुछ तो पैसे देके। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला हमारा 1% का शेयर जो है वो 1000 रुपीज का है, तो आपने 1000 रुपीज दिए और 1% खरीद लिया, तो आप 1% के ओनर हो गए कंपनी के, ठीक है। तो वो होता है शेयर्स। और डिबेंचर्स क्या है, सेम लोन जैसा होता है, ठीक है, जैसे आप कंपनी को लोन ऑफर करते हो, ठीक है, और कंपनी आपको सर्टिफिकेट देती है और उसके साथ आपको रेगुलर इंटरेस्ट देती है। शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, आपका 1% है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको जो भी है डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड जो शेयर्स में मिलता है। लेकिन डिबेंचर में अगर आपको लॉस हो रहा है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट वो देती ही रहेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आती है मेजरली फाइनेंशियल डिसीजन में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें जब मैं कंपनी फॉर एग्जांपल मुझे फंड्स रेज कर रहे हैं, कंपनी क्यों ये करती है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए, और कोई भी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उनको भी अगर ऑपरेट करने के लिए पैसे नहीं है तो लोग
कंपनी क्या करते हैं, रेस करते हैं फंड्स को, ठीक है। तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो इक्विटी से फंड्स रेस कर सकते हैं, जैसे शेयर्स इशू करके लोगों को शेयर्स देके, पब्लिक को शेयर्स देके फिर वो पैसे ले लेंगी पब्लिक से, और दूसरा एक होता है कि डिबेंचर, डेट लेना, ठीक है, कि लोग पैसे देंगे और हम उनको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं। फिर है मस्ट बैलेंस रिस्क इन कॉस्ट, डेट इज चीपर, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, बट टू मच डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो हमेशा देखो डेट जो होता है वो अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली सही लगता है लोगों को कि सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, जैसे हम लोन लेते हैं इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे ही करना है, तो ज्यादा डेट ले लेते हैं। लेकिन डेट का कैसा है कि बेसिकली अगर आप डेट लेते हो तो आपको लॉस हो प्रॉफिट हो आपको इंटरेस्ट पे करना ही है। वेरा शेयर्स का कैसा है कि आप अगर शेयर्स इशू करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा तो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट दोगे, अगर लॉस होगा तो कुछ नहीं दोगे, ठीक है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डेट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो, वेराज ऐसे डिविडेंड का नहीं होता, डिविडेंड में आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। तो देखो दोनों में कुछ ना कुछ फायदा है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो हमेशा हमें एक बैलेंस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है कि ओके ये फायदा है पर्टिकुलर शेयर्स में, ये नुकसान है पर्टिकुलर शेयर्स में, ये फायदा है डेट में, ये नुकसान है। तो आपको प्रॉपरली एनालाइज करते आना चाहिए कि मेरे लिए करंटली क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ कि मुझे ज्यादा लॉस ना हो, मुझे ज्यादा पे ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल डिसीजंस के वजह से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। ओके, मस्ट रीपे इवन इन लॉस। फिर है फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, तो कॉस्ट, रिस्क, कैश फ्लो, फ्लोटेशन कॉस्ट, टैक्स कंट्रोल एंड मार्केट कंडीशंस। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल डिसीजंस में इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर है एग्जांपल है कंपनी विद स्टेबल इनकम सेफ्टी टेक मोर डेट्स अ रिस्की बिजनेस। तो अगर कंपनी जो है जिसकी स्टेबल इनकम है, ठीक है, सेफली टेक मोर डेट, वो क्या करते हैं सेफ खेलने की वजह से वो लोग डेट ले लेते हैं क्योंकि उनको बस इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, टैक्स वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए डेट ले लेते हैं, बट अ रिस्की बिजनेस, ठीक है। लेकिन जब आप ज्यादा डेट उठाते हो तो मे बी लोन और इंटरेस्ट आप पे हावी हो जाए और फिर वो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो, फाइनेंशियल डिसीजन में आप अपने भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। और एक हमारे डिसीजन को हम कवर करेंगे इस पार्ट में, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच टू रिटेन फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, बेसिकली जब भी आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो हम कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रॉफिट आया है 2 लाख का, तो आपको 2 लाख में डिसाइड करना है कि कितना आपको डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर्स को देना है और कितना रिटेन करना है। रिटेन क्यों करते हैं हम, ग्रोथ के लिए, ठीक है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को और बड़ा करना है, ग्रो करना है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस की एक्टिविटी है जो हम नई स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, तो हम उसके लिए पैसा जमा करके एज अ सेविंग बोल सकते हो रखते हैं, ठीक है, उसको रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं। तो हम उसको रिटेन करते हैं क्यों, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे और हम उसको एक्सपांड कर सके, फ्लरिश कर सके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ये सारी चीजें ना हमारे अंदाजे से नहीं चलती कि मैंने चलो मेरा मन किया, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं कंपनी के ओनर हूँ, मेरा मन किया चलो डिविडेंड कम दे देते हैं, तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे कि प्रॉफिट इतना दिख रहा है, 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये लोग डिविडेंड बांट रहे 50,000, 1.5 लाख रख रहे रिटेन अर्निंग में, फिर नेक्स्ट टाइम कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर आप ज्यादा डिविडेंड दे देते हो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, तो जब आपको पैसों की जरूरत होती है कोई भी मतलब ग्रोथ के लिए या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, है ना, बड़ी एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ मैं, छोटी मोटी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लैंड खरीदनी है समझो, बिल्डिंग खरीदनी है बिजनेस पर्पज के लिए, है ना, तो तभी आपके पास पैसों की कमी होगी, पैसे नहीं होंगे क्योंकि आपने रिटेन अर्निंग्स मतलब रिटेन नहीं किया है पैसा, ग्रोथ के लिए बचा के नहीं रखा है, निकाल के नहीं रखा, ठीक है, प्रॉफिट में से। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कितना मुझे रखना है
अपने पास एज अ रिटेन और कितना मुझे डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को बांट देना है। तो ये हम जब एनालाइज करते हैं, ये जब हम डिसीजन लेते हैं, तो उसके पहले जो एनालिसिस होता है वो आ जाता है डिविडेंड डिसीजन के अंडर। कौन से जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, अर्निंग्स, अमाउंट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके शेयर होल्डर्स है, आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्रोर्स में प्रॉफिट्स अर्न करते हो, सडनली वो जो है वो लैक्स में आ जाते हैं। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो लैक्स में आ जाता है, तो ये इसकी वजह से आपका जो शिफ्ट है हो जाता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो शेयर होल्डर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रोर्स में प्रॉफिट आएगा, लेकिन लैक्स में आने लग गया, फिर वो शेयर होल्डर्स डिसइंटरेस्टेड होने लग जाते हैं। तो स्टेबिलिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है चलो 5 करोड़ आया था तो इस बार 4 करोड़ आया, फिर 6 करोड़ आया। एकदम भी हाई आप कुछ अचीव कर रहे हो सडनली और एकदम भी आप नीचे गिर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और अर्निंग्स अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि लॉसेस ही होने चाहिए, आपको ऑन आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी ही शेयर होल्डर्स टिकेंगे, तभी आप डिविडेंड दे पाओगे। नहीं तो डिविडेंड का मतलब ही नहीं अगर लॉसेस हो रहे हैं तो। ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट है डिविडेंड, प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो डिविडेंड का कोई संबंध ही नहीं होता। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारी, कितनी है हमारी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन निकालते हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस चल रहा है, शेयर होल्डर से सब कुछ सही है, अभी प्रॉफिट आया 3 करोड़ रुपए और मुझे नया कुछ स्टार्ट करना है, एड ऑन करना है और एक प्रोडक्ट ऑन एड ऑन करना है, तो प्रोडक्ट एड ऑन करना है, कुछ भी एड ऑन करना है, तो फिर मैं क्या करूंगी, पैसे ज्यादा बचाऊंगी। ठीक है, मतलब रिटेन अर्निंग ज्यादा करूंगी। ठीक है, अगर मेरा ग्रोथ का जो प्लान है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो करंटली कुछ नहीं है या फिर कम है या फिर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है, मेजर इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं करनी है, तो मैं ज्यादा डिविडेंड दे सकती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेल करने वाले हो, कहाँ पे आप क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आपका एम क्या है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रिटेन कितने होंगे और आपका डिविडेंड आप कितना दोगे आपके शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है कैश फ्लो, आपके रेगुलर खर्चे। ठीक है, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसकी आपको कितना पैसा लगता है, अगर वो ज्यादा लगता है, ठीक है, सडन आपको कुछ खर्चा आ जाता है या फिर ज्यादा अमाउंट लगता है, तो आपको रिटेन ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलर एक्टिविटीज आपका फिक्स्ड है, इतने ही में ही हो जाता है, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 19-20 हो जाता है बट बहुत डिफरेंस नहीं होता, तो आप रिटेन अर्निंग्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ज्यादा नहीं रखोगे, ज्यादा आप सेव करके नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आप ज्यादा डिविडेंड दोगे तो भी चलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है, कैश फ्लो भी डिपेंड करता है कि हमारे डिविडेंड डिसीजन का क्या कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स प्रेजेंस, शेयर होल्डर्स का प्रेजेंस बहुत हमें हमारे इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, ये सॉरी डिविडेंड डिसीजन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही होते हैं जिनको हमें डिविडेंड देना होता है, जिनको हमें पैसे देने होते हैं। तो शेयर होल्डर्स का अगर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आपको ज्यादा डिविडेंड देना है तो आपको देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं आप हमेशा रीजन, ठीक है चलो इस साल मैंने प्रॉफिट में रीजन दे दिया कि हमें इतने इतना ग्रोथ करना है तो हम आपको कम डिविडेंड देंगे, लेकिन हम आप हर साल नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स अपना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है वो लूज करने लग जाएगी आपकी कंपनी से। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम डिविडेंड देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स खुश रह सके। ऐसे भी नहीं है कि आपने पूरा ही दे दिया, ऐसे भी नहीं है कि आपने बहुत कम दे दिया, आपको बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, कि शेयर होल्डर्स भी नाराज ना हो और वो भी आपके कंपनी में एज अ शेयर होल्डर खुश रहे। ठीक है, एक्साइटेड रहे और आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका चेक करते रहे कि ओके नहीं कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट करते रहे, तभी ही शेयर होल्डर टिकेगा आपके कंपनी में, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा। फिर टैक्स पॉलिसीज, तो टैक्स पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या टैक्स पॉलिसीज है, जब भी आप डिविडेंड देते हो तो टैक्स आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या टैक्स पॉलिसीज है, तो जितना डिविडेंड देते हो आप उसके ऊपर पर्टिकुलर परसेंटेज का टैक्स कटता है और बहुत सारी चीजें होती है पॉलिसीज में, तो वो आपको पता होनी चाहिए, उस हिसाब से एनालाइज करनी चाहिए कि मिनिमम टैक्स में पे कर पाऊं ये रीजन की वजह से। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस, तो और भी काफी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं
जो हमारे पर्टिकुलर जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसके ऊपर लगने लग जाते हैं, तो वो लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस जो भी है उसको ध्यान में रख के, उसके नॉर्म्स, उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए हमें हमारे जो डिसीजंस है उसको लेना पड़ेगा कि आपका कोई भी लॉस ना हो, ठीक है, आपको कोई मेजर इश्यूज क्रिएट ना हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट जो है वो कम ना दिखने लग जाए या कम ना पड़ने लग जाए कोई भी ये बाकी के पॉलिसीज या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ठीक है। तो आपको ऐसा प्लान करना है, ऐसे डिसीजंस लेने हैं डिविडेंड डिसीजन में, ठीक है। एग्जाम्पल है, अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी लाइक अ टेक फर्म विल रिटेन मोर प्रॉफिट्स while a stable company like a utility may पे हायर डिविडेंड्स। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी है जो फास्ट ग्रोइंग है, बहुत जल्दी ग्रो करती है, टेक कंपनी है, तो वो क्या करेगी, रिटेन ज्यादा करेगी, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ग्रोथ के लिए उसको पैसा लगेगा, उसको और ग्रो करना है, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, और ग्रो करना है, लैंड खरीदनी पड़ेगी, तो तब उसको रिटेन अर्निंग्स की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए वो रिटेन करेगी, पैसा सेव करेगी अपने पास और डिविडेंड कम देगी। वेराज कोई स्टेबल कंपनी है, सही से चल रहा है, जो स्टेबल चल रहा है, करंटली उनका प्लान नहीं है ग्रोथ का, तो वैसी कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देगी, ठीक है, रिटेन कम करेगी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है अभी करंटली पैसों की, तो एटलीस्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करेगी, ठीक है, उनको उनका जो प्रेजेंस है वो एकदम प्रॉपरली पॉजिटिव रखेगी, ज्यादा डिविडेंड देके, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ओवरऑल की कंपनी का कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे कंपनी के ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्या प्लान्स है, उसके ऊपर ओवरऑल डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का जो भी डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी अपने इतने डिसीजंस जो लिए हैं, जो देखे हैं, जो पढ़े हैं, वो सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आते हैं कि हम जब प्लान करते हैं फाइनेंस को लेके तो ये सारी चीजें हम करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो क्या क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में, अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ फंड्स विल बी अरेंज्ड एंड यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या ब्लेसिकली ब्लूप्रिंट है कि आप कैसे फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करोगे और उसको फ्यूचर में यूज करोगे, ठीक है। फ्यूचर में यूज करोगे मतलब आपकी फ्यूचर पर्पस के लिए, आपका एम क्या होता है, जो फ्यूचर में आता है, जो आपका जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है, उसके लिए आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो भी रिटर्न है, जो भी टारगेट है वो अचीव होगा फ्यूचर में, उसके लिए आप आज तैयारी कर रहे हो, आज इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आप पैसा लगा रहे हो, तो इसलिए ऐसे कहा गया है कि यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। आप जो आज अरेंज करते हो। क्या क्या इंश्योर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहले फंड्स आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। देखो ऐसे भी नहीं होना चाहिए पैसों के, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, बहुत सारे डिसीजंस ले लिए, लेकिन एक्चुअल में जब मुझे अभी पैसों की जरूरत है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी के लिए, शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो, कुछ भी हो, मुझे बड़ी मशीन खरीदनी हो, छोटे टूल्स खरीदने हो, उस मोमेंट पे अगर मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे जरूरत है, तो उस बाकी सारे इन्वेस्टमेंट का कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे होने चाहिए जब भी मुझे जरूरत हो, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर नो एक्सेस फंड्स आर रेज, ठीक है, जब हम फंड रेज करते हैं, समझो मेरे कंपनी को कुछ भी चलाने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए 2 लाख की जरूरत है, और मैं मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा बना के रखेंगे तो मैं 5 लाख रेज कर रही हूँ, तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। 2 लाख अगर आपको जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा आप 2.10, 2.15, ठीक है, 2.50, ठीक है, 2.5 लाख आप रेस कर सकते हो, लेकिन आप एकदम ही एक्सट्रीम रेस कर रहे हो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने पास एक्स्ट्रा पैसा जमा करके नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो आपके लिए एज अ बर्डन होने के चांसेस होते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो, जो भी है रीपे वगैरह का जो भी सिस्टम है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके लिए वो बर्डन होगा। जितनी जरूरत है उतना ही आपको रेस करना है, एक दो इधर उधर का फर्क चलेगा लेकिन बहुत मेजर फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस, क्यों चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर नीड्स एंड अनसर्टेनिटीज। अगर हम आज फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आज प्लान करेंगे, तो हमारे फ्यूचर में, ठीक है, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉकेट मनी दी आज 1000 रुपए, तो आप प्लान करते हो क्योंकि कल मैं इतना स्पेंड करूंगा, मेरी जो नीड्स है, मुझे ये खरीदना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेट्रोल भरना है इतने इतने का, मुझे ये कोई पर्टिकुलरली ड्रेस खरीदनी है इतने इतने की, ये पर्टिकुलर मंथ में मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई बुक खरीदनी है, तो उसमें इतना पैसा कट जाएगा और बचा हुआ पैसा मैं इतना सेव करूंगी और इतना रेगुलर जो भी एक्टिविटीज में, कहीं मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ,
तो मुझे फेयर, जो ऑटो फेयर है, टैक्सी फेयर है, या पर्टिकुलर रेलवे है, उसके लिए टिकट्स के लिए मुझे पैसे लगते हैं, उतना मुझे इतना इतना लगता है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फ्यूचर के लिए अभी ही अरेंजमेंट कर रहे हो पैसों की, ताकि आपको कल को दिक्कत ना आए, कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो वही हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है कि आप आज जब प्लान करोगे, आज जब डिसाइड करोगे, तो फ्यूचर में आपको कोई भी अनसर्टेनिटीज नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, और फ्यूचर की नीड्स के लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, कल आपको ड्रेस खरीदनी है, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो कल आप ना बुक खरीद पाओगे, ना ड्रेस खरीद पाओगे, ना कुछ खरीद पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको प्लान करना पैसों के रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक कोऑर्डिनेट्स बिजनेस एक्टिविटीज, सेल्स, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो हम बिजनेस एक्टिविटी से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन, सेल्स, सब कुछ हम कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, क्रिएट करना, और सेल्स क्या है, बेसिकली उसको सेल करना, मार्केट में लेके जाना, कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो ये सारे एक्टिविटीज हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फिर रिड्यूसेस वेस्ट एंड हेल्प्स कंपेयर परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो पहले ही, तो आप जो वेस्ट होने वाला होता है उसको पहले ही डिडक्ट कर लेते हो, एलिमिनेट कर लेते हो, रिड्यूस कर लेते हो। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको समझो, फॉर एग्जांपल आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको पता है कि इतने ही बलून्स लगेंगे, इतने ही फ्लावर्स लगेंगे, इतना ही साइज का केक लगेगा, क्योंकि इतने गेस्ट आने वाले हैं। तो आप पहले ही प्लान कर रहे हो पैसे रिलेटेड। यहाँ पे मैं बाकी की प्लान की, इसके लिए आपको पैसे लगेंगे, बलून्स खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, फ्लावर्स खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। ठीक है, तो आप पैसों की प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। तो अगर आपको पता है कि बस 100 बलून्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप 100 ही खरीदोगे। ठीक है, आप अगर आपने पहले डिसाइड नहीं किया, ठीक है, तो आप 115 खरीदोगे, 120 खरीदोगे, 150 खरीदोगे, और बचे हुए जो बलून्स है जिनका यूज ही नहीं होगा, उसके लिए तो आपके पैसे वेस्ट हो गए। समझ रहे हो, अगर लोग 100 ही लोग आने वाले हैं, ठीक है, तो आप अगर 10 किलो का केक मंगा रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि 5 किलो में हो जाएगा। तो बचे हुए 5 किलो का जो केक है, उसमें आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब होती है, पहले ही जब आप प्लान कर लेते हो, ये मैंने बहुत इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल दिया ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बात किया, मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आप केक खरीद रहे हो, 10 मतलब 10 लोगों का केक खरीद रहे हो, ठीक है, सॉरी 100 लोगों का केक खरीद रहे हो, तो 10 किलो का केक खरीदने की जरूरत ही नहीं है, 5 किलो में हो जाएगा। तो बचे हुए 5 किलो का जो केक है वो वेस्ट हो जाएगा, उतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे तो कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है, चलो आपका 5,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया, वहां पे आपका क्रोर्स का नुकसान होगा, लैक्स में नुकसान होगा, और फिर वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो वो नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम हमारा जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कर सके, और हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है हमारे परफॉर्मेंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक महीने में इतने सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आपने थोड़ा ज्यादा खर्चा करके रॉ मटेरियल लाके करके देखा, तो आप कंपेयर कर पाओगे दोनों मंथ का, ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा स्पेंड किया, यहाँ पे मैंने कम स्पेंड किया, तो कैसे आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से हम कंपेयर कर पाते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं वेस्ट को। एग्जाम्पल्स क्या है, अ फर्म प्लानिंग टू एक्सपांड मस्ट एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेंशन एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड फंड सोर्सेस फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। ठीक है, तो अगर एक फर्म है जो प्लान कर रही है एक्सपांड करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ठीक है, तो एस्टिमेट करती है, पहले ही एस्टिमेट कर लेती है कि कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंस होगा, कितना मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगी, कितना मैं प्रॉफिट ले पाऊंगी, और कितना हमारे पास फंड्स होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर बिजनेस में, पर्टिकुलर जो भी हम ग्रो कर रहे हैं, जो भी चीज या फिर जो भी हम और एक्स्ट्रा शुरू कर रहे हैं, उसमें कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके जो फंड्स होते हैं उसके लिए भी हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये कितने टाइम के लिए है, नेक्स्ट 3 to 5 years, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। कोई भी नई चीज एक्सपांड जो करते हैं वो कभी भी 2 महीने के लिए, 2 हफ्तों के लिए ऐसे नहीं होगा, वो ऑब्वियसली ईयर्स में होता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी बिजनेस जो है वो अपने बिजनेस को
शुरू करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए जो पैसों की जरूरत उसको पड़ती है, पैसे जो लगते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। और वो पैसे प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, कितना डेप्ट होना चाहिए, कितना हमारे जो फंड्स है कितना हमें डेट में लेना चाहिए, कितना शेयर्स में लेना चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं लेना है कम भी नहीं लेना है, तो उस बैलेंस को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी अ कंपनी यूजेस। ठीक है, तो वो मिक्स है डेट भी और इक्विटी का, शेयर्स का, एक पर्टिकुलर कंपनी जो यूज करती है। डेट इज चीपर बट रिस्कियर। ठीक है, डेट जो होता है वो थोड़ा हमारे लिए इनिशियली सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट आया, आपको लॉस आया, आपको इंटरेस्ट पे करना ही है, आपको रीपे करना ही है। ठीक है, ideal optimum capital structure is equal to one that maximizes shareholders wealth। ठीक है, जितना ऑप्टिमम या फिर आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, मतलब प्रॉपर जितना अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उतना ही हमारी जो कंपनी है, हमारे जो शेयर होल्डर्स है, वो मैक्सिमम वेल्थ गेन कर पाएंगे। ठीक है, एंजॉय कर पाएंगे। जितना अच्छा और प्रॉपरली एनालाइज्ड हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा कि नहीं यार इतनी ही डेट की जरूरत है, इतनी ही इक्विटी की जरूरत है, और प्रॉपर बैलेंस्ड होगा, तो शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे और ओनर्स भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, वही ओनर्स इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो वो सारे लोग खुश हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्पल में देखेंगे ईबी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, और अर्निंग पर शेयर्स का वगैरह एग्जाम्पल देखेंगे। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं।